ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ये नॉर्मल फार्मिंग की तरह से ही है, बट इन केस ऑफ नॉर्मल ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैन्योर को इसमें यूज़ करते हैं। और जो ऑर्गेनिक मैन्योर में हमारा जो है वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, अर्बन कंपोस्ट और जितने भी केक्स हैं, जैसे आपका नीम केक, मस्टर्ड केक, लिंसीड केक, इन केक का यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू ऑर्गेनिक मैन्योर और कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट थ्रू बायोपेस्टिसाइड। इन बायोपेस्टिसाइड मोस्टली नीम प्रोडक्ट और गार्लिक प्रोडक्ट एंड नीम प्रोडक्ट, गार्लिक प्रोडक्ट इनको यूज़ करते हैं और टोबैको प्रोडक्ट, इनको मिला करके बायोपेस्टिसाइड तैयार किया जाता है और बायोपेस्टिसाइड को कंट्रोल करते हैं। इस बायोपेस्टिसाइड नॉन सिलेक्टिव होता है, इसमें कोई भी इंसेक्ट होगा आपको वो कंट्रोल करेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि हमको अलग अलग इंसेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको इंसेक्टिसाइड को सिलेक्ट करना है। बट इन केस ऑफ बायोपेस्टिसाइड कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट, नॉन सिलेक्टिव टाइप इंसेक्टिसाइड होता है। तो इस तरह से जो हमारी स्टार्टिंग होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वो स्टार्टिंग होती है सिलेक्शन ऑफ साइट में हमको फील्ड ऐसी जगह सिलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपको इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो एवरी टाइम, रूट साइट अप्रोचेबल हो, फील्ड लेवल हो और वहाँ पर फील्ड हमारा वेल मैनेज फील्ड हो, जहाँ पर हमारा सभी तरह की सुविधाएं अवेलेबल हो। देन इसके बाद हम लोग सिलेक्शन करते हैं सीड का। सीड भी हमारा सिंथेटिक सीड नहीं होना चाहिए, लाइक एज जैसे हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड को सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। सीड क्या हो, हमारा इंडिजीनियस सीड हो जिसको देसी बीज बोलते हैं, और देसी बीज विदाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो देसी सीड जिसको जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो सिलेक्शन ऑफ सीड एंड देन इसके बाद उसका फील्ड की सॉइल का टेस्टिंग कराना। सॉइल का टेस्टिंग कराने के बाद उसमें जो हमारे जो केमिकल रेजिड्यूज हैं जो आपने पिछले क्रॉप्स में अप्लाई किया है, फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उनका टेस्टिंग करना है कि सॉइल में कितना % अभी बचा हुआ है। क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम ही आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 2 या 3 ईयर तक उस फील्ड में कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइजर या केमिकल यूज नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जो आपके फील्ड में पहले से अवेलेबल है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, फंजीसाइड जो आपने यूज़ किया है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो 2 या 3 फसल के बाद जब हमारा नेक्स्ट क्रॉप आएगा वो ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक होगा। तो इसके लिए एक एजेंसी काम करती है, वो है हमारी एपिडा के नाम से। एपिडा 2002 से एपिडा इस फील्ड में काम कर रही है। तो ये एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोसेसिंग ये एजेंसी है और ये आपको सर्टिफाइड करती है। इसके लिए आपको एक संबंधित डीलर के थ्रू वहाँ कॉन्टेक्ट करना है और उसके लिए एप्लीकेशन फार्म देना होता है। एप्लीकेशन फार्म का फीस 10,000 से 60,000 तक पूरा प्रोसेसिंग का फीस होता है, जिससे का ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड फार्म हो जाएगा। तो ये एजेंसी जो है वो ऑर्गेनिक फूड वेरिफिकेशन एजेंसी है, ये वेरीफाई कर देगी कि आपके फार्म का जो प्रोडक्ट जो भी आएगा फूड वो प्योर ऑर्गेनिक होगा। तो ये प्रोसेस होता है। इसके लिए स्टार्टिंग से ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको 2 to 3 ईयर तक आपको उसमें से विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी केमिकल और सिंथेटिक फर्टिलाइजर ये कुछ भी यूज नहीं करना है। इसके बाद जैसे ही फील्ड आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा फील्ड का जो निकाल लिया जाएगा जिसमें से केमिकल्स वगैरह जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन इसके बाद जब आपका 2 या 3 ईयर आफ्टर 2 या 3 ईयर बाद जो प्रोडक्ट आएगा, 3rd या 4th प्रोडक्ट, वो आपका ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा। तो इसमें स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग, जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग होता है, कोई भी क्रॉप करते हैं तो आपका फील्ड का सिलेक्शन हो गया, फील्ड का प्रिपरेशन हो गया। ड्यू एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन उसको पूरा अच्छे से क्वाइन करना है और उसको सॉइल ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ फार्म सॉइल बाय नीम केक। आपको कोई फ्यूराडान या कोई जैसे आप पहले यूज करते थे ट्रेडिशनली वो यूज नहीं करना है। तो उसको क्या करना है, सॉइल बॉर्न इंसेक्ट को टू कंट्रोल सॉइल बॉर्न इंसेक्ट यूज ऑफ नीम केक एट द रेट ऑफ 500 kg पर बीघा आपको डालना है। आपके यहाँ जैसे राजस्थान में बड़ा बीघा होता है, एकड़ के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब 2 to 3 टन्स पर हेक्टेयर, 2 to 3 टन्स पर हेक्टेयर आपको नीम के हेक्टेयर के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो ये हो गया आपका सॉइल का ट्रीटमेंट, जिसमें आपका जो भी सॉइल में इंसेक्ट बॉर्न है, सॉइल बॉर्न इंसेक्ट पेस्ट है, वो कंट्रोल हो जाएगा। आफ्टर द फील्ड प्रिपरेशन सोइंग ऑफ द सीड, तो
तो सिलेक्शन ऑफ सीड के बारे में सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना है कि हमको कोई भी सिंथेटिक वैरायटी यूज नहीं करनी है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी को यूज नहीं करना। तो उसमें क्या हमको देसी वैरायटी हमको यूज करना है जिसमें कोई भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ना हो। एंड सोइंग करना है, सीड का सोइंग के बाद हमको जो इरिगेशन वाटर यूज करना है वो नॉर्मल वाटर यूज करना है। अगर वाटर में किसी तरह का कंप्लेंट है, सैलाइन एसिडिक वाटर, तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उसके बाद प्योर वाटर जिसको हम ऐसे नॉर्मल वाटर यूज करना है, और उसको वाटर को बहुत एक्सेस भी नहीं देना, बहुत ड्राई कंडीशन में भी नहीं रखना, और हो सके तो उसके लिए स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाए, जिसके लिए कि आपको राजस्थान या जो भी हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है जहाँ पर ड्राई लैंड कंडीशन है, देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, तो फार्मर मोस्टली डिपेंड ऑन रेन। तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करके स्प्रिंकलर के थ्रू स्प्रे करना, इसको सिंचाई की सुविधा करते हैं। तो ये करते हैं फील्ड में इरिगेशन की फैसिलिटी। देन इसके बाद होता है कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो इसको हम बेसल एप्लीकेशन के थ्रू, उसमें हम वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर या जो भी आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल है उसको यूज करना है। कब करना है? ये आपको सोइंग से 2 वीक बिफोर, सोइंग से मिनिमम 2 वीक बिफोर आपको फार्म यार्ड मैन्योर यूज करना, और ये क्रॉप के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। वैसे जनरली इसको यूज करने के लिए आपको 6 to 9 टन्स पर हेक्टेयर, 6 to 9 टन्स पर हेक्टेयर यूज करिए फार्म यार्ड मैन्योर। और कंपोस्ट यूज करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम यूज करना, 5 to 7 और वो 6 to 9 टन्स पर हेक्टेयर। ये हो गया ग्रेन्स के लिए। अगर वेजिटेबल यूज करते हैं तो वेजिटेबल में भी आप 6 to 7 टन्स वर्मी कंपोस्ट और 10 to 12 टन्स FYM पर हेक्टेयर। और फ्लोरिकल्चर में 1 to 2 टन्स वर्मी कंपोस्ट और 3 to 5 टन्स फार्म यार्ड मैन्योर। ये हो गया न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई हमारा होल इन क्रॉप सीजन में। तो पूरा क्रॉप के टाइम तक इससे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता रहेगा, स्लोली न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलेगा और प्लांट इसको इजीली एब्जॉर्ब करता रहेगा। और इसके बाद जब हमारा वीडिंग का टाइम आएगा तो वीडिंग में प्रॉपर्ली ध्यान रखना है कि कभी भी वीडिंग में हमको कोई वीडिसाइड यूज नहीं करना है। कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय द कल्चरल प्रैक्टिसेस और क्रॉप रोटेशन और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्रॉपर्ली वीड कंट्रोल के हम डिफरेंट मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, कल्चरल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। तो मोस्टली क्या यूज करना है? मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। देयर इज नो परमिशन ऑफ केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। कल्चरल मेथड में क्या है कि हम क्रॉप रोटेशन फॉलो करेंगे और क्रॉप को रूटीन में ला करके, जिससे हमारा एक कंटिन्यूस क्रॉपिंग करते हैं तो वीड को सर्वाइवल होने का टाइम मिल जाता है। क्या करना है? क्रॉप को चेंज करना है, प्लॉट को चेंज करना है और क्रॉप को चेंज करना है। तो ये हो गया हमारा वीड कंट्रोल बाय कल्चरल प्रैक्टिसेस। दूसरा है वीड कंट्रोल बाय मैकेनिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि हैंड वीडिंग बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल टूल्स, जैसे खुरपी है, खुरपी से उसको निराई करना। तो ये करना है। दूसरा बहुत ही टेक्निकल है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू उसको वीड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो है कल्चरल एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। इसके बाद क्रॉप में आते हैं इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज। इंसेक्ट पेस्ट डिजीज में हमको रिप्लेस करना है जो हमारा इंसेक्टिसाइड है सिंथेटिक, जो मार्केट से परचेज करते हैं, उनको रिप्लेस करना है बाय द हेल्प ऑफ बायोपेस्टिसाइड। जैसा कभी मैंने आपको बताया, बायोपेस्टिसाइड में क्या यूज करना होता है? बायोपेस्टिसाइड में जो हमारा जो प्लांट के प्रोडक्ट है, जो प्लांट के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उनको यूज करना है। हमारे साइंटिस्ट ने और हमारे जो IT की जो हमारी सत्य कथाएं हैं, जो ट्रू स्टोरीज हैं फार्मर्स की, उन्होंने यूज की है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो हो रहा है नीम के प्रोडक्ट का, नीम को एजेड्रेक्टिन। तो सबसे पहले हमने जो बताया आपको, नीम की खली को यूज किया सॉइल में, और नीम का ऑयल आता है, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसमें प्लांट में, कंट्रोल टू इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के लिए। ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज शुड बी कंट्रोल बाय द नीम ऑयल। नीम ऑयल, और एक आता है आपका जो बनाते हैं, आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हो। नीम की पत्तियों को लीजिए, बहुत सारी नीम को कलेक्ट करिए और उसको बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद उसको फिल्टर करने के बाद उसको स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करिए जिससे कि आपका जितने भी आपके जो है ये मॉथ लगते हैं
और जितने भी आपके बीटल्स हैं, मॉथ है, ये सब कंट्रोल हो जाएगा। एफिड है, ये सब कंट्रोल होगा। इसके बाद दूसरा आपको बायोपेस्टिसाइड में यूज करते हैं लहसुन। लहसुन को आप जो है उसको यूज करिए, उसको कूट के लहसुन का अर्क निकालिए और उसको उसके टोबैको के साथ में, टोबैको और लहसुन को मिक्स करके उसको फिल्टर करके आप शाम को डाल दीजिए किसी बर्तन में, कूट के टोबैको और उसको लहसुन गार्लिक, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के वाटर में मिक्स करके उसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कोई सभी तरह के इंसेक्ट पेस्ट डिजीज को कंट्रोल होगा, डिजीज भी नहीं आएगा। ये हो गया आपका बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। Okay, thank you. Good morning, students. Today I am going to discuss about organic farming. So, as you know, organic farming and organic agriculture both are different. दोनों में ही काफी डिफरेंस होता है। हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेम है, नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसमें डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जो आपको कैन बी एक्सप्लेन, organic agriculture can be defined as ecological production management system that promotes and enhance biodiversity, biological cycles and soil biological activity. Approaches based on minimal use of farm input, ecological harmony. तो इन एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, इनके इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में अंदर सिर्फ क्रॉप ही नहीं है, लाइव स्टॉक भी है, पोल्ट्री भी है और फिशरीज भी है। तो एग्रीकल्चर इट मींस ऑल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स कवर्ड इन एग्रीकल्चर। मोस्टली इन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्ट यूज किया जाता है। फार्म प्रोडक्ट एज ए न्यूट्रिएंट्स, एज ए मैन्योर, एज ए वर्मी कंपोस्ट। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इट मींस ecological production management system that promote and enhance biodiversity, biological cycles and soil biological activity. Approaches based on minimal use of off farm. Off farm it means जो बाहर का प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट ला करके आपको फील्ड में यूज नहीं करना है। क्या करना है? हमको फार्म के प्रोडक्ट ही यूज करना है। अगर बाहर का यूज करना है तो बहुत मिनिमम अमाउंट में, बट ऑर्गेनिक होना चाहिए। इनपुट्स फॉर इकोलॉजिकल हार्मोनी, हमको इकोलॉजिकल बैलेंस रखना है। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब जो ह्यूमन के और प्लांट के बीच में जो हमारा एक सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी एक प्रोडक्शन सिस्टम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ए प्रोडक्शन सिस्टम विच अवॉइड फॉर लार्जली एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। पूरी तरह से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को एक्सक्लूड करना है। नेवर यूज सिंथेटिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आप सब लोग जानते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में यह है आपका यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास, डायमोनियम फॉस्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको किसान खाद बोलते हैं। ये कोई भी फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं आपका सिंथेटिक फर्टिलाइजर, फैक्ट्री मेड फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑन फार्म। पेस्टिसाइड, मार्केट से जाकर के किसान पेस्टिसाइड ले आता है, तो ये पेस्टिसाइड में क्या है? ये वेरी वेरी हार्मफुल प्लांट एज वेल एज सॉइल। और इसके बाद ये जो भी इसको फूड को यूज करेगा उसकी सिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स मार्केट में अवेलेबल, उनको भी यूज नहीं करना है। एंड लाइव स्टॉक फीड एडिटिव्स, कुछ लाइव स्टॉक फीड्स में, जैसे लाइव स्टॉक फीड में एडिटिव्स मिला देते हैं जिससे बहुत ज्यादा मिल्क बढ़ जाएगा एनिमल्स का। उसमें जो बाहर से जो सिंथेटिक पशु आहार आते हैं उनमें एडिटिव्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप नेचुरल यूज करिए। बार्ले है, व्हीट है और आपका चिकपी है, इनके छिलके, चिकपी को जिसको उनको मिला करके गांव में बनाते हैं लोग खुद ही, और बना करके 3 तरह का अनाज मिला करके एक फूड बन जाता है। वो लाइव स्टॉक फीड में बहुत ही पौष्टिक होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मेनली इसमें क्या है कि इकोलॉजी को ध्यान में रखना है, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना है। अपने पर्यावरण और ह्यूमन के बीच में जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि अगर ये इम्बैलेंस होगा तो बीमारी, महामारी ये सब आते हैं।
उसमें हमारे एनिमल्स, मैन, प्लांट तीनों के बीच का जो बैलेंस है उसको एक अच्छे से उसको सिस्टम को बैलेंस रखना होता है। तो अब बात आती है, आप लोग पूछेंगे व्हाई इज ऑर्गेनिक फार्मिंग नेसेसरी। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेसेसरी क्या है? हम लोग तो सही से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम? खाना मिल ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्यों इतना प्रेशराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही क्यों कहते हैं? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो why is organic farming is necessary? So you know, with the development of high yielding varieties coupled with improved specified inputs such as fertilizer, pesticide, irrigation, etc., lead to environmental problem. इनसे क्या होता है? environmental problem हो रहा है। फार्मर हाई यील्डिंग वैरायटी यूज कर रहा है, वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जैसे जीएम क्रॉप बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो नेचुरल नहीं रहा। हमको नेचर से जुड़ना है, नेचुरल ही रखना है, उसको किसी तरह का हमको उसमें मिक्सिंग नहीं करना है, एडिक्शन नहीं करना है। तो डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी coupled with improved specified input such as fertilizer, pesticide, over irrigation वाटर की भी क्वालिटी कोई नहीं देखता है कि हमारा जो वाटर क्वालिटी कैसा है, सॉल्टी वाटर है, एसिडिक वाटर है, ये भी देखना पड़ता है। लीड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, आगे जाकर क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में पैदा हो जाती है। जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पैदा होता है तो ह्यूमन के लिए लॉन्ग टाइम में ये आने वाली एपिडेमिक्स, बीमारी अभी जैसे कोरोना का चल रहा है, ये इसी का इम्बैलेंस है। पर्यावरण में जो असंतुलन, जो मानव जाति, पशु जाति और प्लांट ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच का जो ट्रायंगल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और हम लोग नेचुरल जो चीजें हमारी उनका मिसयूज कर रहे हैं। ओवर यूज, मिसयूज, नॉट मैनेजमेंट। इसको कंजर्वेशन कहीं नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी होता है। सॉइल गेट स्पॉइल्ड मेनली ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ थ्रो। जैसे सॉइल स्पॉइल हो रहा है, सॉइल में पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि सॉइल ही जननी है। सॉइल में जो पैदा होता है वही हम लोग खाते हैं, वही फूड है। सॉइल्स, अगर आप एनिमल का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एनिमल में कहाँ से आ रहा है? वो सॉइल से ही आ रहा है। सॉइल से प्लांट ग्रो हो रहा है, प्लांट को एनिमल यूज कर रहा है, और वो केमिकल्स प्लांट के थ्रू एनिमल में और एनिमल के थ्रू ह्यूमन बॉडी में जाते हैं। आप कोई भी मीट ले रहे हैं, नॉनवेज ले रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो प्लांट से कन्वर्ट हो रहा है। प्लांट कहाँ पैदा हो रहा है? वो सॉइल में पैदा हो रहा है। सॉइल में क्या हो रहा है? सॉइल में आपकी स्पॉइल्ड मेनली ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ थ्रो। सॉइल पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुका है। तो सॉइल से जो भी सॉइल पॉल्यूटेड है, तो वहां से जो भी प्लांट आएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, वो भी पॉल्यूटेड होगा। और या आप डायरेक्ट लीजिए लाइक एज वेजिटेरियन, या आप इनडायरेक्ट लीजिए थ्रू एनिमल्स। तो इनडायरेक्ट में क्या है? नॉन वेजिटेरियन, जैसे आप एनिमल्स ने वेजिटेशन को यूज किया, खाया, उसके बाद उसके मीट को ह्यूमन ने ले लिया, तो इनडायरेक्ट आप गए प्लांट पर ही डिपेंड है। तो क्या करना है? प्लांट डिपेंड है सॉइल में, तो क्या करना होता है? ये इसकी वजह से बता रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि सॉइल पॉल्यूटेड हो चुका है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सिलेक्टेड एंड हाईली प्योर फर्टिलाइजर। फार्मर के द्वारा बहुत ही प्योर हाई फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स सॉइल में जा रहे हैं, जिससे सॉइल भी पॉल्यूटेड हो रहा है। और दूसरा क्या आ रहा है? यूज ऑफ इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज। ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं है, जितना वाटर चाहिए आपने उसमें अप्लाई कर दिया। राजस्थान में तो ऐसा नहीं है, बट यूपी और लोअर लैंड में जाइए आप, जहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, तो वाटर की कोई कीमत नहीं है। फार्मर कहता है जितना पानी आप भरे रहिए खेत में। तो इससे भी हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इफेक्ट होता है। तो इससे सॉइल इफेक्ट होगा, सॉइल से प्लांट इफेक्ट होगा, प्लांट को इनडायरेक्टली अब वेजिटेरियन यूज करेगा, इनडायरेक्टली नॉन वेजिटेरियन यूज करेगा। तो यानी ओवरऑल सभी की हेल्थ पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और क्या हो रहा है? एम्प्लॉइंग पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर का इतना एग्जॉस्ट हो रहा है कि वाटर भी पॉल्यूटेड है। वाटर भी पॉल्यूटेड है। आप देखिए मोस्टली प्लेसेस का वाटर जो है पॉल्यूटेड हो चुका है। उसमें इतना आर्सेनिक, इतना आपका हैवी मेटल्स आ गया है कि वो बिना फिल्टर किए, बिना आरओ के लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जरा सा अगर आपका बॉडी सिस्टम कमजोर है, वीक है, तो प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि जनरल जो वाटर जो है वो सब व्यक्ति यूज नहीं कर पाते, जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है और वो अच्छे से कहीं का वाटर विदाउट फिल्टर, विदाउट आरओ वाटर यूज करके डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट और जनरल जो लोग हैं वो नहीं कर पाते। तो ये क्या हो रहा है? एम्प्लॉइंग ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर, वही वाटर क्रॉप में अप्लाई किया जा रहा है। अब वाटर का अलग एक चैप्टर है कि प्रॉब्लमेटिक वाटर।
प्रॉब्लमेटिक वाटर में आपका सैलिनिटी, एसिडिटी, मेटल्स, वाटर का ईसी, वाटर का कंडक्टिविटी, वाटर का पीएच, ये सब, और वाटर में जो हमारे नॉन सॉलिड्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं प्लांट के लिए और बॉडी के लिए। दूसरा क्या है इसके वजह, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट इन द नेचुरल वाटर कोर्स। जहाँ भी वाटर कोर्स आप देखो, रिवर्स के किनारे जहाँ वाटर का एरिया है, खाली एरिया, वहाँ पर पूरे शहर का जो टॉक्सिक इंडस्ट्री का, सिटी का जो भी मटेरियल वो डंप कर दिया जाता है। जब रेन आता है तो वो डंपिंग जो कूड़ा करकट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, टॉक्सिक केमिकल्स, वो सब वाटर के थ्रू रिवर में जाते हैं। रिवर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन होकर के सॉइल में जाना, तो ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो गया, सरफेस वाटर भी पॉल्यूटेड हो गया। अब आप कहाँ का वाटर यूज करेंगे? तो मोस्टली जो वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है वो इंडस्ट्रियल डंपिंग और आपका एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज, इन सब से हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, इन सब से वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमारा सॉइल भी पॉल्यूटेड है, वाटर भी पॉल्यूटेड है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करना है, प्योर वाटर यूज करना है, सॉइल की हेल्थ का बेसिकली ध्यान रखना है। तो इसलिए ये जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाई इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो आपको क्लियर हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों? बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू, बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट द हेल्थ। स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य, सॉइल का स्वास्थ्य, प्लांट का स्वास्थ्य और आपका अपना स्वास्थ्य, और इनको सबको बैलेंस करने के लिए जरूरी है इको बैलेंस। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कैसे हम लोग इसको जज करेंगे कि हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या कैरेक्टर होते हैं? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कैरेक्टर है वो है, फर्स्ट कैरेक्टर है मैक्सिमल बट सस्टेनेबल यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मैक्सिमम यूज करना है लोकल रिसोर्सेज का। लोकल रिसोर्सेज क्या है? जो आपके घर में है,